हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पार्ट 5 में हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स को पढ़ेंगे कि सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि छोटे छोटे पैकेट्स आपने देखे होंगे मशरूम के, ठीक है, जो कि वेजिटेबल मार्केट में सोल्ड होते हैं। ठीक है, तो वो मशरूम्स आखिर कैसे बनते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ये जो मशरूम्स होते हैं ये फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं। ठीक है, जो कि आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा होगा। ठीक है, कि ये फ्लफी टाइप के होते हैं, अम्ब्रेला जैसे दिखते हैं। और ये जो है वो ग्रो करते हैं मॉइस्ट सॉइल के ऊपर। ठीक है, या फिर उस वुड के ऊपर जो कि रोटिंग होती है, यानी कि सड़ रही होती है, ऐसी वुड के ऊपर ये ग्रो करते हैं। और रेनी सीजन में ही ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनकी ग्रोथ रेनी सीजन में ही देखने को मिलती है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स ये लेते हैं। ठीक है, किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स की इनको जरूरत होती है अपने सरवाइव के लिए, और इनको ये कहाँ से लेते हैं। ठीक है, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में समझेंगे। तो भूजू जो है वो ये जानना चाहता है कि कैसे ये जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव माउथ, इनके पास कोई माउथ तो नहीं होता है जैसे एनिमल्स के पास होता है। ठीक है, और ना ही ये जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं जो अपना खाना खुद बना सके। ठीक है, तो आखिर ये कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसी एक्टिविटी की मदद से इस चीज को समझते हैं। हमने एक ब्रेड का पीस लिया है। ठीक है, उसको हमने वाटर से गीला किया है और उसको एक वार्म प्लेस पर रख दिया है 2 से 3 दिन के लिए। गर्म जगह रख दिया है 2 से 3 दिन के लिए। 2 से 3 दिन के बाद जब हमने उसे निकाल के देखा तो हमने देखा कि उसमें फ्लफी पैचेस जमा हो गए। ये जैसे आपको दिख रहा है ना, ये लार्ज इमेज जो आपको दिख रही है फिगर 1.8 की। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रेड है उस पर फंगाई जो है वो जमा हो गई है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये आखिर कैसे हुआ। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। तो अब आप देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जो ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे पैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप के नीचे जब इसको देखा गया, मैग्नीफाइंग ग्लास से जब इसको देखा गया, तब ये कुछ ऐसे ऐसे देखने को मिले। ठीक है, ये कैसे देखने को मिले ऐसे ऐसे। ठीक है, ये कॉटन लाइक थ्रेड, मतलब थ्रेड के जैसे थे जो कि ब्रेड के ऊपर स्टिक हो रहे थे। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम होता है फंगाई। ठीक है, और ये जो है ये एक अलग डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है ये फंगाई। ठीक है, तो ये जो फंगाई है ये डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नाम क्या है? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्या करता है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को ब्रेड में से अब्जॉर्ब कर लेता है जो इसको चाहिए होते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इसको कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं ग्रो होने के लिए, जैसे कि वार्म टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी, हाई टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। ठीक है, मॉइस्चर इसको चाहिए होता है। ठीक है, और एक इसको ऐसा सब्सटेंस चाहिए होता है जहां से सारे न्यूट्रिएंट्स को ले सके। ठीक है, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिशन को ले रहा है। ठीक है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर जो न्यूट्रिशन है वो डेड या फिर डिकेइंग मैटर की मदद से आ रहा है, उसको हम सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो फॉलो करते हैं, ठीक है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन से जो अपना सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि जो फंगाई है, ठीक है, ये आपकी पिकल्स वगैरह जो अचार वगैरह होते हैं उस पर लग जाती है, लेदर की जैकेट्स पर लग जाती है, और बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जिस पर ये लग जाती है। अगर उन आर्टिकल्स को, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर उन आर्टिकल्स को हम एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में छोड़ दें तब ऐसा होता है। ठीक है, हॉट या फिर ह्यूमिड क्लाइमेट में अगर हम उसको छोड़ दें उस आर्टिकल को,
तब ऐसा होता है कि उस पे फंगाई लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि उसको वो सारी कंडीशंस मिल गई जहां पर वो ग्रो कर सकती है, ठीक है, डिवाइड हो सकती है। तो जैसे ही उसको वो कंडीशंस मिलती हैं, तो वो क्या करना शुरू कर देती है? डिवाइड होना शुरू कर देती है, मल्टीप्लाई होना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये मोस्टली रेनी सीजन्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप अपने पेरेंट्स से जरा पूछिएगा कि आखिर ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिससे इसको रोका जा सकता है कि आसानी से किसी भी चीज पर फंगस ना लगे, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स होते हैं, फंगल स्पोर्स जो होते हैं, वो एयर में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। एयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जहां पर इन्हें कंडीशन मिल गई हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की, जहां पर भी इन्हें कंडीशन मिल गई वहीं पर ये सेटल डाउन होकर और खुद को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। एक से दो हो गए, दो से चार हो गए, ऐसे करके ये बढ़ते रहते हैं और बहुत जल्दी ये अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। पहेली जो है वो ये जानना चाहती है कि जितने भी ब्यूटीफुल शूज हैं, ठीक है, जिनको वो स्पेशल ओकेजन्स पर पहनती है, क्या क्या वो भी जो है वो फंगस से स्पॉइल हो गए थे उसके। तो शी वांट टू नो कि अब वो क्या करे, ठीक है, कि इस रेनी सीजन में ऐसा ना हो, ठीक है। तो भूजो जो है वो उससे क्या कहता है कि उसके ग्रैंडफादर उसको बताते थे कि वीट की जो यील्ड है उनकी, वो भी फंगस की वजह से पूरी खराब हो गई थी, ठीक है। और अब वो ये जानना चाहता है, ठीक है, कि ये जो फंगस है क्या ये किसी टाइप की डिजीजेस भी कर देती है, ठीक है। तो पहेली उसको क्या बताती है? पहेली बताती है कि जो फंगाई होती हैं वो कुछ तो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं। यूजफुल फंगाई की अगर हम बात करें तो यीस्ट और मशरूम जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल फंगाई है, ठीक है। वहीं कुछ फंगाई ऐसी होती हैं जो कि हमें डिजीज कॉज करती हैं, ठीक है। जैसे कि अ, बहुत सारी डिजीज कॉज कर देती हैं, और कुछ फंगाई ऐसे हैं जो कि हमें एज अ मेडिसिन हम उनको यूज करते हैं, एज अ मेडिसिन यूज करते हैं उनको, ठीक है। तो अब हमने इससे क्या सीखा कि फंगस जो है वो वहीं केवल जर्मिनेट होती है, वहीं केवल ग्रो होती है जहां पर उसको उसके जैसी कंडीशंस मिले, जो कंडीशंस वो चाहती है जर्मिनेट होने के लिए वो उसको मिले, जैसे कि वेट एंड वार्म क्लाइमेट, ठीक है। तो अब हम कैसे अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो फंगस उन पर ना लगे, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं, अपने शेल्टर को और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। उन उस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। फिर से सुनिएगा, सिम्बायोसिस क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साथ में रहते हैं, अपने शेल्टर को और अपने न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, उन्हें हम सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम फंगस की बात करें, ठीक है, तो जो फंगस है वो रूट ऑफ द प्लांट के अंदर रहती है, ठीक है। प्लांट की रूट के अंदर हमें फंगस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फंगस है वो सिम्बायोसिस का काम करती है, ठीक है। ये प्लांट को जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स देता है फंगस को, ठीक है, और इन रिटर्न जो फंगस है वो उसको वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी ही जाती है कि सिम्बायोसिस आखिर क्या होता है। तो सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है कि वो लोग साथ में भी रह रहे हैं, अपने शेल्टर को भी शेयर कर रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स को भी शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर जो फंगाई है, फंगस है, ठीक है, वो प्लांट की रूट के अंदर लगी रहती है, ठीक है। और ये जो फंगस है वो जो प्लांट है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और बदले में जो फंगस है वो उसको वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिचेंस की, ठीक है। लिचेंस क्या होता है? तो इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा, ठीक है, एंड अ फंगस लिव टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है वो साथ में रहता है, किसके? फंगस के, ठीक है। यहाँ पर जो फंगस है, ठीक है, वो उसको एक शेल्टर प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है और मिनरल्स प्रोवाइड करती है एल्गी को,
और एल्गी इन रिटर्न उसको क्या देती है, खाना बनाकर देती है फंगस को। ठीक है, तो मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है कहीं ना कहीं। जो एल्गी है वो उसको खाना दे रही है फंगस को, और फंगस जो है वो उसको शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है लिचेंस के अंदर। ठीक है, तो इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे। आगे जो आपका पार्ट 6 है उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश हो जाते हैं। ठीक है, वो रिप्लेनिश हो जाते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।